हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। साथियों, आज हम रीट के सिलेबस के यूनिट 5 के ऊपर बात करेंगे। हमारे सिलेबस का 2 भागों में डिवीडेशन है साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार बाल विकास और पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र और बाल विकास 2 पोर्शन है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDPM कहते हैं उसको। दोस्तों, यूनिट 1 से लेके 4 जो है वो बाल विकास से संबंधित है और यूनिट 5 हमारी शिक्षा शास्त्र अर्थात पेडागोजी से रिलेटेड है। तो हमने अब तक के सेशंस में लगातार डिस्कशन करते हुए यूनिट 1 से लेके 4 तक सारे कंटेंट को समझा और बाल विकास के बारे में जाना। अब साथियों, हम यूनिट 5 में क्या समझेंगे कि जो हमने एक बालक के बारे में सारे संप्रतियों को समझा है, बालक का किस प्रकार विकास होता है, बालक किस प्रकार सीखता है, बालक के साथ चिंतन कैसे होता है, मोटिवेशन कैसे होता है, बालक में व्यक्ति की विभिन्नताएं कैसे होती हैं, उसकी बुद्धि क्या है, व्यक्तित्व क्या है, समायोजन कैसे होता है, विशिष्ट बालक क्या है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, इन सारे संप्रतियों को जो हमने यूनिट 1 से लेकर 4 तक सीखा, इनको सीखने के बाद हम जब कक्षों में जाएंगे, क्लासरूम्स में जाएंगे, तो वहाँ पर किस तरीके से गतिविधियाँ करेंगे, कैसे बच्चों को सिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इससे संबंधित जो समझ है वो यूनिट 5 से हमारी विकसित होने वाली है साथियों। तो यूनिट 5 कक्षों से संबंधित है, शिक्षार्थी से संबंधित है और सबसे ज़्यादा संबंधित है शिक्षक से। हम स्वयं से रिलेटेड हैं यूनिट 5 ज़्यादा, इसलिए इसका नाम है शिक्षा शास्त्र पेडागोजी। एक बार थोड़ा समझते हैं शिक्षा शास्त्र क्या होता है, पेडागोजी क्या होता है। साथियों, शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है ऐसा विषय जिसमें सीखने सिखाने संबंधी समस्त गतिविधियों को समझा जाता है या फिर शामिल किया जाता है। ऐसे विषय को कहते हैं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी। अर्थात यहाँ पर 2 चीजें हैं, सीखना और सिखाना। सीखने वाला कौन? शिक्षार्थी। सिखाने वाला कौन? शिक्षक। तो दोनों मिलकर कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं, अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया कैसे संचालित होती है, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है और शिक्षण की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो मूल्यांकन कैसे करते हैं, आकलन कैसे करते हैं, मापन कैसे होता है, इन सबको करने के लिए उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण कैसे किया जाता है। इस बीच में कोई समस्या आती है तो फिर कैसे समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं और वर्तमान में मूल्यांकन की कौन सी विधा CCE या फिर SIQE चल रही है और वर्तमान में जो संपूर्ण विद्यालय शिक्षा के लिए जो संरचना बनी हुई है, जो एक रूपरेखा बनी हुई है, उसका डॉक्यूमेंट NCF 2005 क्या है और वर्तमान में हम प्रारंभिक शिक्षा को जिन नियमों से, दायरों से और कानूनों और कायदों से पढ़ते हैं वो RTE क्या है। इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे साथियों यूनिट 5 में, जो हमारे पेडागोजी का हिस्सा है, जो हमारे शिक्षा शास्त्र का हिस्सा है साथियों। एक बड़ा व्यापक विषय है पेडागोजी, लेकिन रीट में हमारे सिलेबस में केवल इतना सा पार्ट इसका दिया हुआ है। तो साथियों, एक बात आपको याद रखनी है कि पूरा का पूरा यूनिट 5 हम शिक्षकों से रिलेटेड हैं, हमारी अपनी गुणवत्ता को लेकर हैं, हमारे अपने कार्यों को लेकर हैं, क्योंकि हम ये सारे कार्य किसके साथ करने वाले हैं? शिक्षार्थी के साथ। इसीलिए यूनिट 1 से लेकर 4 तक हमने शिक्षार्थी के बारे में जाना, बालक के बारे में जाना। अब उसको हम टीच कैसे कराएंगे, उसको पढ़ाएंगे कैसे, सिखाएंगे कैसे, उन गतिविधियों पर हम आएंगे साथियों। तो यह है यूनिट 5। कई बार कई लोग इसको शिक्षण विधियां भी कह देते हैं, कह सकते हैं, लेकिन मनोविज्ञान आपको पढ़ाना नहीं होता है, साइकोलॉजी बच्चों को पढ़ाना नहीं होता है 1 से लेकर 8 तक, क्योंकि यूनिट आप लेवल 1 और 2 के हैं, तो आपको यह विषय पढ़ाना ही नहीं है। जब मनोविज्ञान पढ़ाना ही नहीं है, बाल विकास पढ़ाना ही नहीं है, फिर इसके पढ़ाने की विधियों का क्या औचित्य। इसीलिए हमारे यहाँ पर शिक्षण विधियां नहीं है, टीचिंग मेथड्स नहीं है। लेकिन टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, शिक्षण विधियां क्या होती हैं, किस तरीके से शिक्षक उनको काम में लेता है, डिलीवर करता है, और उससे संबंधित अन्य गतिविधियां कौन सी हैं, अन्य कंटेंट कौन से हैं, वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है साथियों। तो आइए चलते हैं हम यूनिट 5 में, जहां हम बात कर रहे हैं पेडागोजी की। यहां हम सबसे पहले बात करेंगे साथियों शिक्षण प्रक्रिया की, टीचिंग प्रोसेस की। सिस्टमेटिक चलेंगे हम, क्योंकि सिस्टमेटिक चलेंगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और पूर्व ज्ञान नए कंटेंट के साथ में मदद करेगा। हम सबसे पहले जानेंगे शिक्षण प्रक्रिया को, टीचिंग प्रोसेस को। टीचिंग प्रोसेस को समझने के बाद हम टीचिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ अगला आयाम
अंतिम आयाम जिसको मूल्यांकन कहते हैं उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे। मूल्यांकन में भी 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले मापन होता है, मूल्यांकन होता है और आजकल उसको आकलन कहते हैं, हम उसको भी समझेंगे साथियों। इसको जानने के बाद हम समझेंगे कि मापन, मूल्यांकन, आकलन को लेने के लिए, इसको बच्चों के साथ डिलीवर करने के लिए टूल कौन सा होता है, तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसको समझेंगे। और इसको जानने के बाद वर्तमान में कैसे आकलन स्कूलों में किया जाता है, उसके उपलब्धि परीक्षण किस प्रकार से लिए जाते हैं, उन सबको जानने के लिए हम सीसी या SIQ पढ़ेंगे। और उसके बाद इन सारी प्रोसेस में कहीं कोई समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान कैसे करेंगे उसको समझेंगे। तो ये सारी एक सीक्वेंस में है, सारी की सारी चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम इनको आगे पीछे नहीं जान सकते, आगे पीछे नहीं समझेंगे, क्योंकि उससे हमारा कोरिलेशन नहीं बन पाएगा। जब इन संपूर्ण कक्षीय प्रक्रियाओं को जान लेंगे तो फिर हम समझेंगे NCF 2005 को लेकर कि NCF 2005 में जो हमने अब तक चीजों को सीखा है उनके बारे में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, कौन कौन से उपबंध वहां पर दिए गए हैं। और सबसे अंत में हम सीखेंगे साथियों RTE 2009 की शिक्षक होने के नाते हमें किन किन अधिनियमों के साथ सीखना है, समझना है और कक्षों में काम करना है। हमारे दायित्व क्या है, कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, कौन कौन सी बाउंडेशंस हैं, क्या क्या चीजें हैं RTE में बच्चों के लिए, अनुपात के लिए, विद्यालयों के लिए, शिक्षकों के लिए और समुदाय के लिए। इन सारी बातों को जानेंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं हम शिक्षण प्रक्रिया के साथ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ। देखिए सबसे पहली चीज, हम जब भी बात करते हैं पढ़ाने की, टीचिंग की बात करते हैं, तो टीचिंग या पढ़ाना, शिक्षण एक पुराना शब्द है साथियों। जहां सिर्फ सिखाने की बात होती, पढ़ाने की बात होती थी, शिक्षण की बात होती थी। लेकिन अब शिक्षण को थोड़ा व्यापक कर दिया गया है और शिक्षण के साथ अधिगम जोड़ दिया गया है। सिखाने को थोड़ा व्यापक कर दिया गया है और सिखाने के साथ सीखना जोड़ दिया गया है। टीचिंग को थोड़ा व्यापक कर दिया गया है और टीचिंग के साथ लर्निंग जोड़ दिया गया है। तो आज के बाद याद रखिए कि अकेला टीचिंग नहीं होता, टीचिंग लर्निंग होता है। अकेला शिक्षण नहीं होता, शिक्षण अधिगम होता है। अकेला सिखाना नहीं होता, सिखाना और सीखना साथ में होता है। अब देखो ये व्यापकता क्यों आई, क्यों टीचिंग के साथ लर्निंग जुड़ा, क्यों अधिगम के साथ, शिक्षण के साथ अधिगम जुड़ा साथियों। इसीलिए कि सिखाने की प्रक्रिया, पढ़ाने की प्रक्रिया, टीचिंग की जो प्रक्रिया है वो तब तक पूरी नहीं होती जब तक एक बालक सीखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तो शिक्षण वास्तविक मायने में कब शिक्षण है, जब उसके साथ अधिगम भी हो। अगर शिक्षण के साथ अधिगम नहीं हो रहा है साथियों तो वो शिक्षण नहीं है, वो पता नहीं क्या है। उसके लिए कोई शब्द आधुनिक या वर्तमान शिक्षा पद्धति में नहीं है। हाँ, परंपरागत तरीके थे, परंपरागत प्रणालियां थी जहां पर केवल शिक्षण ही होता था, अधिगम होता है या नहीं होता है इसको महत्व नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि वो प्रक्रियाएं शिक्षक आधारित थी, पाठ्यक्रम आधारित थी। लेकिन आजकल जो प्रक्रियाएं हैं, वर्तमान में जो सीखने सिखाने की विधा है वो बाल केंद्रित हैं, चाइल्ड सेंटर्ड हैं। इसीलिए जब तक बालक नहीं सीखता, जब तक बालक में अधिगम नहीं होता, तब तक शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तो याद रखिए, शिक्षण तब शिक्षण है जब उसमें अधिगम भी शामिल हो। टीचिंग तब टीचिंग है जब उसमें लर्निंग हो। सिखाना तब सिखाना है जब वो बालक के द्वारा सीख लिया जाए, वरना ये प्रक्रिया अधूरी है। पहली बात। दूसरी बात, मैं जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वहां पर साथ में प्रक्रिया शब्द जोड़ रहा हूं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो प्रक्रिया या प्रोसेस क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि ये जो सीखने सिखाना है ये अचानक नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बालक के सिर पे आपने हाथ घुमाया और बालक को पूरी विज्ञान आ गई, पूरी गणित आ गई, ऐसा नहीं होता। बालक के मस्तिष्क में संरचना बनती है। बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर समझ का विकास करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, संरचना बनने की जो चीजें हैं, ये अचानक घटित नहीं होती, एक प्रक्रिया का परिणाम होता है, एक प्रोसेस का रिजल्ट होता है साथियों। तो याद रखिए, सीखना और सिखाना एक प्रक्रिया है, अचानक नहीं होता। इसलिए हम व्यापक अर्थों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं। टू बी क्लियर, तो चलते हैं टॉपिक की ओर साथियों। टॉपिक क्या है हमारा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। मैंने क्लियर किया कि शिक्षण अकेला शिक्षण। तो चलते हैं
शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को जानने की ओर साथियों मैंने आपसे बताया कि शिक्षण अकेला शिक्षण नहीं होता है, इसके साथ में अधिगम भी शामिल होता है और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रक्रिया बनाते हैं, एक प्रोसेस के रूप में बालक में इसका निर्माण होता है, इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसको कहा जाता है। साथियों एक डेफिनेशन है क्लार्क महोदय की। क्लार्क महोदय क्या कहते हैं शिक्षण प्रक्रिया के बारे में? शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना और जिनका परिचालन शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। तो समझते हैं एक बार फिर से, क्या कहते हैं क्लार्क? शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है, क्रियाओं का मतलब क्या हो गया? एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज से हैं, कौन सी एक्टिविटीज? जो सीखने सिखाने के दौरान कक्षों में की जाती हैं, खेल के मैदान में की जाती हैं, या कहीं भी जहां पर सीखने की प्रक्रिया संचालित हो रही है तो वहां शिक्षक के द्वारा, बालकों के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर जो भी गतिविधियां होती हैं वो सारी की सारी यहां पर क्रियाएं हैं। इनकी संरचना, जिनका परिचालन मतलब इनका संचालन, इनको ड्राइव कौन करता है? ठीक है, परिचालन मतलब क्या? ड्राइव, संचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। आप याद करो, हम जब पीछे अधिगम की बात कर रहे थे तो अधिगम में क्या समझा था? अधिगम बालक के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन होता है। तो शिक्षण में क्या है? शिक्षण में बालक के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। अगर व्यवहार में परिवर्तन आया तो हम कहेंगे भाई हमारे शिक्षार्थी में अधिगम हो गया। तो बस यही तो करें क्लार्क महोदय कि शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से हैं जिनकी संरचना और जिनका संचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। संरचना हो गया निर्माण, बनाना। क्या बनाना? किसका निर्माण करना? आप बच्चों को जो पढ़ाएंगे ना उसकी योजना बनाना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना, पूरी प्रक्रिया का निर्माण करना, गतिविधियां बनाना। तो शिक्षक होने के नाते आप एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो गतिविधियां बनाते हैं, उनका संचालन करते हैं, उन संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है साथियों शिक्षण। और यह शिक्षण अचानक नहीं होता, एक प्रक्रिया के रूप में होता है और इसका परिणाम क्या होता है? अधिगम इसका परिणाम होता है। और अधिगम को हम क्या कह सकते हैं कि बालकों के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन। चलते हैं आगे। एक बहुत महान शिक्षाविद हुए हैं साथियों जॉन डीवी। जॉन डीवी महोदय ने शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है, ट्राइपिलर बताया है। तीन चीजें हैं जिनसे मिलकर शिक्षण की प्रक्रिया बनती है साथियों। देखिए पहला कौन सा है? शिक्षक। शिक्षक के बिना शिक्षण प्रक्रिया संचालित कौन करेगा? तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक जो है वो क्या करता है साथियों? शिक्षक संरचना बनाता है। किसकी संरचना बनाता है? सीखने की प्रक्रिया की। शिक्षक जो है उनका परिचालन करता है। किसका परिचालन करता है? शिक्षण की प्रक्रिया का। और वह बालक के विकास के लिए योजना बनाता है। क्या बनाता है? योजना बनाता है। अगर हम इसको क्रमबद्ध करें तो शिक्षक का काम क्या है? बालक के विकास के लिए सबसे पहले योजना बनाएगा, फिर उस योजना की संरचना तैयार करेगा और फिर उसका परिचालन करेगा। यह काम किसके द्वारा हो रहे हैं साथियों? शिक्षक के द्वारा हो रहे हैं। अब शिक्षक जो है संरचना किसके लिए बना रहा है, परिचालन किसके साथ में कर रहा है? तो यह हो जाएगा शिक्षार्थी। शिक्षार्थी कौन है? जिसके व्यवहार में बदलाव आना है। कौन है शिक्षार्थी? जिसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आना है। कौन से परिवर्तन? ऐसे परिवर्तन साथियों जो हम चाहते हैं, अर्थात जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसके उद्देश्यों से जुड़े हुए परिवर्तन। मान लीजिए मैं आपको सीडीपी सिखा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कनेक्ट होने के बाद, मेरे साथ जुड़ने के बाद आप में सीडीपी की संरचना का निर्माण हो जाए और अब सीखने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तुरंत उसका आंसर दे दो। तो यह हो गया आपके व्यवहार में परिवर्तन। अच्छा, अब एक शिक्षक जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है उसके लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए, कोई ना कोई मीडिएटर तो चाहिए कि किस तरीके से, किससे व्यवहार में परिवर्तन करेगा। जैसे आप हैं और मैं हूं, आपके और मेरे बीच में कनेक्टिविटी है। इस कनेक्टिविटी का माध्यम क्या है? इसका माध्यम है हमारा दोनों का बीच का मीडिएटर है साथियों पाठ्यक्रम। ये जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम जो है, ये करिकुलम शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संबंध बनाता है।
क्या बनाता है? इन दोनों के बीच में ये संबंध बनाता है, कनेक्शन बनाता है साथियों। क्या बनाता है? संबंध बनाता है, कनेक्शन बनाता है। किस किस के बीच? शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में। कौन? ये पाठ्यक्रम का काम है। पाठ्यक्रम, कोई भी शिक्षक किसकी योजना बनाएगा, उस योजना की संरचना कैसे करेगा, उसका परिचालन कैसे करेगा, इन सबको तय करता है पाठ्यक्रम। और इस पाठ्यक्रम के दौरान पाठ्यक्रम में निर्धारित जो विषय वस्तु है, जो उद्देश्य हैं, उनके आधार पर जिसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो है साथियों हमारा बालक। तो ये तीनों चीजें मिलकर शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित करती हैं। टू बी क्लियर, आप यहां भी समझ सकते हैं, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप और मैं, हम दो पिलर हो गए। और हमारे बीच में जो डिस्कशन का विषय है, पाठ्यक्रम है, वो सीडीपी है, रीट का सिलेबस है, तो वो हमको जोड़ रहा है। इस प्रकार तीनों मिलके इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तीन बातें बोली मैंने, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, अंतः निर्भर होते हैं और जुड़े होते हैं, और मिलकर ही शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं साथियों। ना अकेला शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित कर सकता, ना शिक्षार्थी अकेला प्रक्रिया को संचालित कर सकता, ना अकेला पाठ्यक्रम इसको संचालित कर सकता, तीनों मिलकर ही शिक्षण की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। ऐसा किसका कहना है साथियों? ऐसा कहना है महान शिक्षाविद जॉन डीवी महोदय का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट साथियों, जिस शिक्षण की मैंने आपके साथ में डिस्कशन की, जिसके 3 आयाम हैं, इस शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करते हैं शॉर्टली। कुछ मेन बिंदु जो मैंने आपको बताए। पहला बिंदु, शिक्षण के साथ अधिगम होना जरूरी है, अगर अधिगम नहीं है तो वो शिक्षण नहीं होगा। दूसरा बिंदु, शिक्षण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस के रूप में है, जो अचानक नहीं होता, समय लेता है, संरचना के रूप में बालक के मस्तिष्क में निर्मित होता है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं हैं जिन पर हम नजर डालते हैं साथियों। तो इस संदर्भ में पहला बिंदु है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। कैसी प्रक्रिया है सर? ये जो है एक सोशल प्रोसेस है। तो प्रोसेस मैंने आपको समझा दी। अब देखो, सोशल का मतलब क्या है, सामाजिक का मतलब क्या है। समाज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी पहले, जहां 2 and more than 2 होते हैं दैट इज सोसाइटी। 2 या 2 से ज्यादा जहां पर एक संगठित के रूप में है, समूह के रूप में, वो समाज कहलाता है। तो यहां पर 2 व्यक्ति हैं तब जाके शिक्षण की प्रक्रिया है, वरना शिक्षण की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। 2 कौन कौन आवश्यक हैं? सिखाने वाला और सीखने वाला, शिक्षक और शिक्षार्थी, दोनों का होना जरूरी है ना। अगर ये दोनों ही नहीं है तो प्रक्रिया कैसे होगी? इसीलिए कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रतिरूप है इसका, क्योंकि 2 व्यक्ति साथ में है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है। अंतः क्रिया मैंने पहले भी आपको बताया था, इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन बोलते हैं। इंटरेक्शन का मतलब हो गया जो दिखाई नहीं देती है। अभी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आपके अंदर ज्ञान का निर्माण हो रहा है, संरचना हो रही है, आप सीख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन दिख रही है क्या? आपकी मम्मी चाय पिलाने आई है, आपको चाय का कप लेकर आई है, उसको दिखाई दे रहा है कि मम्मी जी को कि देखो ये बच्चे के अंदर सीडीपी जा रही है, या आरपी सर इसको समझा रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा है, मूर्त नहीं है कुछ भी। इसीलिए कैसी प्रक्रिया साथियों? अंतः क्रिया है जो हमारे मस्तिष्क में संचालित होती है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिना उद्देश्य शिक्षण कभी नहीं होता है। अभी हम सीखने की प्रक्रिया में है, मैं शिक्षण कर रहा हूं आपके साथ, तो उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि जो टॉपिक मैंने चुना है उसको मैं आपके साथ में साझा करूं, ये मेरा उद्देश्य है। और आपका भी उद्देश्य है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस का है उसको आप सीखो और समझो, और पाठ्यक्रम हम दोनों को जोड़े हुए हैं। तो सारी चीजें उद्देश्य से जुड़ी हुई हैं, बिना उद्देश्य के शिक्षण की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। डेफिनेटली डेवलपमेंटल प्रोसेस है भाई। विकासात्मक क्यों? क्योंकि शिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। क्या होते हैं? शिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, और व्यवहार में परिवर्तन आने को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं विकास। हमने पीछे पढ़ा कि मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, 2 परिवर्तन होते हैं विकास में। मात्रात्मक तो वो जो शरीर से संबंधित होते हैं, और गुणात्मक वो जो गुणों में होते हैं, क्वालिटी में होते हैं। तो शिक्षण के दौरान क्या होता है भाई? क्वालिटी आती है, गुण आते हैं, हमारी समझ का विकास होता है। इसलिए क्या कह दिया हमने? इसको विकासात्मक प्रक्रिया कह दिया है। आगे देखो, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है।
कला का मतलब हो गया जहां सृजनात्मकता हो। क्या हो? जहां पर सृजनात्मकता हो, कुछ नया हो। तो कला का संबंध सृजनात्मकता से है, शिक्षण सृजनात्मकता है। जो टॉपिक कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, मैंने इसको सिस्टमेटिक जमाया है, पूरा का पूरा डिजाइनिंग तैयार की है, ग्राफिक्स तैयार की है, और मैंने सोचा कि बोर्ड पे एक एक वर्ड को लिखकर बताने से बढ़िया है मैं पीपीटी बना के आपको डिलीवर कर लूं। तो ये मैंने मेरी कला से इस टॉपिक को, इस विषय वस्तु को आपको डिलीवर करने का एक तरीका बनाया है, एक वे बनाया है, इसीलिए क्या है? ये कला है। अच्छा, विज्ञान क्यों है, साइंस क्यों है? साथियों, विज्ञान उस विषय को कहते हैं जिसमें सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, बिना प्रमाणों के किसी बात को स्वीकार नहीं किया जाता है, जो सार्वभौमिक होता है। ये 5-6 चीजें जिस विषय में होती हैं वह विज्ञान कहलाता है, अन्यथा विज्ञान नहीं होता। तो हम शिक्षण की बात करें, शिक्षण भी तर्क वितर्क के साथ चलता है, शिक्षण में भी सार्वभौमिकता है, शिक्षण भी सिद्धांत और नियमों को लिए हुए हैं साथियों, इसीलिए ये क्या है? विज्ञान है। तो दोनों चीजें हैं शिक्षण में, यहां कला भी है और यहां विज्ञान भी है साथियों। नेक्स्ट है शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। निर्देशन होता है डायरेक्शन, गाइडेंस, सलाह, ये सब इसमें शामिल है। निर्देशन का मतलब होता है किसी एक विषय वस्तु को लेकर, किसी एक बिंदु को लेकर, किसी एक तथ्य या बात को लेकर किसी सामने वाले को निर्देश देना, उसको बताना, उसका मार्गदर्शन करना। तो इसमें गाइडेंस भी शामिल है, निर्देशन भी शामिल है, ऑर्डर भी शामिल है, सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं। और सबसे मेन इसमें अनुदेशन शामिल है। क्या शामिल है? अनुदेशन। अनुदेशन एक ऐसा शब्द है साथियों जो कक्ष में शिक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह कहलाता है अनुदेशन, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो निर्देशन भी इसमें शामिल है, मतलब सीखने सिखाने के दौरान शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों को निर्देशन दिया जाता है। अच्छा, क्या शिक्षार्थी भी शिक्षक को देते हैं? ऑब्वियसली देते हैं भाई। किसी बालक को समझ में नहीं आया, बोलता नहीं सर ऐसे मुझे समझ में नहीं आया, तो शिक्षक ने पूछा भाई कैसे आता है, चल बता। वो कहता नहीं सर जो कल आपने बताया था ना उस तरीके से मुझे समझ में आता है। तो अब शिक्षार्थी ने निर्देश दे दिया शिक्षक को कि आप कल वाले तरीके से पढ़ाओ, वो मेरे लिए उपयुक्त हैं, और शिक्षक इस बात को समझ जाता है और अब कल वाले तरीके से पढ़ाना शुरू कर देता है। तो बच्चा बोलता हाँ सर अब समझ में आ रहा है। तो निर्देशन दोनों तरीके से मिलता है, शिक्षक से शिक्षार्थियों को मिलता है और कई बार शिक्षार्थियों से शिक्षक तक भी पहुंचता है, लेकिन मेनली निर्देशन शिक्षार्थियों से शिक्षार्थियों को शिक्षक के द्वारा प्राप्त होता है साथियों। नेक्स्ट है शिक्षण में भाषा संप्रेषण कार्य करता है। संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है साथियों, कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन जो है ये टू वे प्रोसेस है। क्या है? ये टू वे प्रोसेस है। इसमें दो तरीके से होते हैं। टू वे में क्या हो गया? एक आगमन होता है, एक निगमन होता है, अर्थात शिक्षक की बात बच्चों तक पहुंच रही है और बच्चों की बात शिक्षक तक पहुंच रही है। जब दोनों की बात एक दूसरे तक डिलीवर हो रही है तो संप्रेषण है, वरना संप्रेषण नहीं है। एक जमाना था हम जब परंपरागत शिक्षण की बात करते थे जो शिक्षक केंद्रित होता था, जहां पर व्याख्यान है, भाषण है। आज भी उच्च शिक्षा में ऐसा होता है, शिक्षार्थी जो है वो निष्क्रिय होता है, पेशिव होता है, शिक्षक की मुख्य भूमिका में होता है। तो वन वे प्रोसेस चलता रहता है। जहां शिक्षार्थी की बात को नहीं सुना जाता, जहां शिक्षार्थी को महत्व नहीं दिया जाता, जहां शिक्षार्थी एक्टिव नहीं होकर पैसिव होता है, वहां कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो शिक्षण जो है वो संप्रेषण का कार्य करता है, इसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए साथियों। आगे चलें। शिक्षक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। आमने सामने का मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी जो है, स्टूडेंट और टीचर जो है वो आमने सामने बैठे हुए हैं, तब जाके शिक्षण होता है। चाहे आमने सामने प्रत्यक्ष में पास पास में हो, चाहे दूर हो। अभी आपके सामने मैं नहीं हूं, प्रत्यक्ष में नहीं हूं, फिजिकली में नहीं हूं, लेकिन ये क्लासरूम जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल में, लैपटॉप में, जिससे भी आप देख रहे हैं, तो ये तो आपके सामने हुआ है ना। तो वर्चुअल में आपके सामने हूं, फिजिकल नहीं हूं, लेकिन वर्चुअल रूप से मैं आपके सामने हूं। तो आप और मैं आमने सामने हुए कि नहीं हुए, इसलिए क्या कहते हैं भाई, आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचार विधि है। उपचार को बोलते हैं रिमेडी। क्या बोलते हैं? उपचार को बोलते हैं रिमेडी। रिमेडी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई बालक
सीखने की प्रक्रिया में कहीं अटक जाता है, कई समस्या आती हैं, कहीं गैप रह जाते हैं, तो शिक्षक के द्वारा उनकी पूर्ति की जाती है, उन गैप्स को भरा जाता है। जहां अटकता है वहां सहारा देके आगे बढ़ाया जाता है। इससे पहले क्या करता है, इससे पहले शिक्षक जांचता है, पता करता है, डायग्नोस करता है कि कहां गैप रहे, कहां अटका, कहां आवश्यकता है, कहां कमी रही। तो दोनों चीज होती हैं। शिक्षक पहले जानता भी है, पता भी करता है, डायग्नोस भी करता है, और डायग्नोस करने के बाद उसकी रिमेडी भी करता है। तो उपचारात्मक भी हैं और निदानात्मक भी हैं, दोनों चीजें शामिल होती हैं साथियों शिक्षण में। एक तार्किक प्रक्रिया है, लॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई? लॉजिकल, लॉजिक्स होते हैं। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, बिना तर्क के थोड़े ना बात कर रहा हूं। तर्क वितर्क होता है, लॉजिकल प्रोसेस है, बिना तर्क शिक्षण नहीं होता है। शिक्षण का मापन किया जाता है। देखिए, मापन का मतलब क्या है? मापन का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया को, वस्तु को, स्थिति को एक निश्चित मापदंड के माध्यम से कोई वैल्यू दे देना, अंक दे देना किसी भी आधार पर, वह कहलाता है मापन। तो शिक्षण में क्या होता है, बालकों ने कितना सीखा और क्या सीखा, इसको माप लिया जाता है विभिन्न तरीकों के द्वारा। इसीलिए इसका मापन संभव कहलाता है। आपके 10th में कितने परसेंट थे, 12th में कितने परसेंट थे, अभी रीट में कितने परसेंट बनने वाले हैं, कहां जाके आपका किस विषय में कितने नंबर आने वाले हैं, ये सारा का सारा क्या है? ये मापन है। किसका मापन? जो आपके शिक्षक ने शिक्षण किया उसका मापन। तो ये क्या हो गया सर? इसका मापन भी किया जा सकता है। शिक्षण सुधार तथा विकास भी करता है। शिक्षण में क्या है? सुधार भी है और विकास भी होता है। विकास मैंने आपको समझा ही दिया। सुधार का मतलब क्या हो गया? हम लगातार सीखने से हम बालकों में परिवर्तन देखते हैं, तो बालकों में सुधार आता है। उसके अलावा शिक्षक में भी सुधार आता है। शिक्षक ने एक तरीके से एक चीज को सिखाया, लेकिन बच्चों के समझ में नहीं आया, वो एक नया तरीका इजाद करता है, तो प्रक्रिया में सुधार आता है। तो शिक्षक में भी सुधार आता है, शिक्षार्थी में भी सुधार आता है, प्रक्रिया में भी सुधार आता है। तो संपूर्ण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही कैसी है? सुधारात्मक है। सुधार आता रहता है, बदलाव आता रहता है, परिष्कृत होती रहती है, विकसित होती रहती है। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। पीछे पढ़ा अपन ने, ट्राइपोलर प्रोसेस है। जॉन डीवी का मैंने आपको समझाया था, जहां 3 चीजें हैं। पहला कौन? पहला है साथियों शिक्षक, दूसरा कौन? शिक्षार्थी, और तीसरा कौन? पाठ्यक्रम। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? तीनों मिलके इसको त्रिध्रुवीय बनाते हैं। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक प्रक्रिया है। देखिए, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, अनौपचारिक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल 3 चीजें होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और अनफॉर्मल। तो औपचारिक का मतलब हो गया जहां पर कुछ नियम हो, मापदंड हो, तरीके हो, जहां कुछ पाबंदियां हो, वो तो औपचारिक हो गया। और जहां कोई नियम, तरीके, पाबंदियां, मापदंड नहीं हो, वो अनौपचारिक हो गया। जैसे कक्षा कक्ष जो है वो औपचारिक शिक्षण का तरीका होता है। कक्षा कक्ष में कुछ नियम है कि आपको सिस्टमेटिक बैठना है, सुनना है, एक निश्चित अवधि के बाद अगला कालांश आएगा, वहां नया शिक्षक आएगा। तो संपूर्ण प्रक्रिया में औपचारिकताएं होती हैं। लेकिन जब आप डिस्टेंस लर्निंग करते हो, दूरस्थ शिक्षा से आप पढ़ते हो, तो वो कैसा है? वो अनौपचारिक है। वहां पर आपकी मर्जी आए जितनी देर पढ़ो, जब नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, जो विषय पढ़ना है वो पढ़ो, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे ही अभी आप जो मेरे साथ ऑनलाइन सीख रहे हो, ये भी अनौपचारिक शिक्षा है, औपचारिक यहां पर नहीं है। तो शिक्षण दोनों तरीके का होता है सर, औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। तो ये कुछ चीजें हुई शिक्षण की विशेषताओं को लेकर। साथियों, शिक्षण की विशेषताएं आपने जानी और आप अब समझ गए होंगे कि शिक्षण के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। अब आगे चलते हैं, शिक्षण के प्रकार के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से शिक्षण के प्रकार हैं। तो शिक्षण के प्रकारों को मुख्यतः 3 आधारों पर अलग अलग विभाजित किया गया है। पहला आधार है शिक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से। उद्देश्य की दृष्टि से तो 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। कई बार आप देखते हैं कि आप याद करो, पीछे हम जब अधिगम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि सीखने की प्रक्रिया में बालक के 3 क्षेत्रों में बदलाव आते हैं। 3 डोमेन हमने उनको कहा था, 3 आयाम भी हमने उनको कहा था, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। सीखने के दौरान कुछ परिवर्तन बालक के ज्ञानात्मक क्षेत्र में आते हैं, तो कुछ परिवर्तन भावात्मक क्षेत्र में आते हैं, तो कुछ परिवर्तन क्रियात्मक क्षेत्र में आते हैं। यह निर्भर करता है सीखने की विषय वस्तु पर
कि क्या चीज सीखी गई। ऐसे ही साथियों शिक्षण के साथ भी लागू होता है। शिक्षण जो है उद्देश्य की दृष्टि से 3 तरह का होता है। ऐसा शिक्षण जिससे बालकों में ज्ञानात्मक परिवर्तन आता है वो ज्ञानात्मक शिक्षण कहलाता है। ऐसा शिक्षण जिससे बालकों में भावात्मक परिवर्तन आता है अर्थात उनके भावों में बदलाव आता है वह कहलाता है भावात्मक शिक्षण। और ऐसा शिक्षण जो बालकों में कुशलताएं विकसित करता है, शारीरिक दक्षताएं विकसित करता है, ऐसे शिक्षण को कहते हैं क्रियात्मक शिक्षण। आगे चलें अगले प्रकार की ओर साथियों, जो है क्रियाओं की दृष्टि से। क्रियाओं की दृष्टि से मतलब सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के आधार पर भी शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रस्तुतिकरण, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है कार्य। प्रस्तुतिकरण होता है प्रेजेंटेशन, कि किस प्रकार कक्ष में शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों को डिलीवर किया जा रहा है पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को, क्या उसके प्रेजेंटेशन का तरीका है उस आधार पर। दूसरा प्रदर्शन, कि किस तरीके से वो प्रदर्शित किया जा रहा है। तीसरा उसमें कार्य जो है। इन तीनों आधार पर भी शिक्षण को विभाजित किया जाता है। चौथा है साथियों स्तरों की दृष्टि से, लेवल्स की दृष्टि से। देखो 3 स्तर हैं यहां पर, एक स्मृति स्तर मेमोरी लेवल, दूसरा बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है चिंतन स्तर थिंकिंग लेवल। ये थोड़ा समझने की बात है। स्मृति स्तर जो है मेमोरी लेवल जो होता है ये हर्बर्ट ने प्रतिपादित किया है। बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ये मॉरिसन ने प्रतिपादित किया है, और चिंतन स्तर थिंकिंग लेवल ये हंट ने प्रतिपादित किया है। आपको याद रखना है यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं, इनको याद रखना है कौन सा टर्म किसने दिया है, क्या है मैं आपको समझा दूंगा। एक और चीज, जो हर्बर्ट की स्मृति स्तर होती है, हर्बर्ट की स्मृति स्तर में मेमोरी लेवल में उसने कुछ चीजें शामिल की हैं। क्या? उद्देश्य पहला, दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली, और चौथा मूल्यांकन प्रणाली। ये 4 चीजें शामिल हैं हर्बर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए स्मृति लेवल में। अब तीनों को समझते हैं, स्मृति लेवल क्या है, बोध लेवल क्या है और चिंतन लेवल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, भी समझाता हूं मैं आपको। जब आप रीट के एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, आप सीडीपी की कोई किताब उठाते हैं, किताब उठाकर आपने बाल विकास की 4-5 परिभाषाओं को याद किया, ठीक है, उनको 1 बार पढ़ा 2 बार पढ़ा, लेकिन आपको समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन आप लगे यार क्या करूं, कुछ पार नहीं पड़ी, चलो रट्टा मार लेता हूं। आपने क्या करा, उन 5 परिभाषाओं को रट लिया, पूरी तरह से रट लिया। आपको आपके दोस्त ने पूछा और आपने उसको 5 परिभाषाओं को सुना दिया कि ये फला व्यक्ति ने ये कहा है, अगले व्यक्ति ने ये कहा है, अगले व्यक्ति ने ये कहा है, बस। लेकिन आपके दोस्त ने आपसे कुछ अन्य प्रश्न पूछे उससे संबंधित, वो आपको नहीं आते हैं, सिर्फ आपको इतना पता है कि कौन सी परिभाषा किस व्यक्ति की है और इस परिभाषा में क्या क्या बताया गया है। अगर इतना ही आपने जाना है, इतना ही आपने सीखा है, तो यह है केवल स्मृति स्तर, यह है मेमोरी लेवल। अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं आपको साथियों, तो सबसे नीचे का बेसिक लेवल होता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल कहते हैं इसको, स्मृति स्तर कहते हैं। तो सबसे नीचे का बेस लेवल होता है। अब एक बार हर चीज को सबसे पहले स्मृति में ही लाया जाता है, बिना स्मृति में लाए हमारे सीखने के अगले स्तर विकसित नहीं होते हैं। हर तरह के सीखने में सबसे पहले स्मृति स्तर ही काम करता है। तो आपने क्या करा, केवल 5 परिभाषाओं को याद कर लिया, यह आपका स्मृति स्तर हो गया। लेकिन अब आपको पता चला कि केवल परिभाषाओं को याद करने से पार नहीं पड़ती हैं। कई बार परिभाषाओं से जुड़े हुए प्रश्न भी आ जाते हैं, उनके बीच में से भी पूछ लेता है, समझ वाले प्रश्न भी आ जाते हैं। तो क्या करूं, इनको मैं समझूं भी सही। तो फिर आपने किसी दोस्त की मदद ली या फिर सोनी ऐप से आपने थोड़ी समझ बनाई और 5 परिभाषाओं को समझ भी लिया। अब समझने के बाद आपने क्या करा, अब उनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको आपके साथी ने पूछा तो आप डेफिनेशन तो बता ही रहे थे, लेकिन उनसे संबंधित कुछ अन्य समझ वाले प्रश्न भी आप बताने लगे, उनकी व्याख्या भी करने लगे, उनके उदाहरण भी देने लगे, उनके बारे में तर्क वितर्क भी करने लगे। तो अब यह हो गया आप में उन 5 परिभाषाओं जिसकी स्मृति आप में थी, उनके बारे में समझ का विकास होना, अर्थात आपका बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो अब आप कहां पर आ गए, अब आप आ गए अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। किस पे आ गए,
अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। तो ये कहलाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब इसके बाद आपको पता चला कि यार ये पांचों परिभाषा मैंने याद कर ली है, इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी मैंने याद कर लिए हैं, इनको समझ भी लिया है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां ना तो इन परिभाषाओं में से कोई शब्द दिया जाता है, ना व्यक्ति का नाम होता है, कुछ और ही उदाहरण दिए जाते हैं, कुछ और ही उदाहरण दिए जाते हैं, और यह पूछा जाता है कि ऐसी स्थिति के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा में कहा है। अब उस सिचुएशन में ना तो मनोवैज्ञानिक का नाम है, ना परिभाषा के बारे में कुछ लिखा है, ना कोई शब्द वहां पर लिखा है, सिर्फ हमें पता करना है, चिंतन करके पता करना है कि किससे जुड़ा हुआ ये तथ्य है या फिर ये व्यवहार कौन सी परिभाषा से जुड़ा हुआ है। तो फिर यहां पर ज्ञान का सर्वोच्च लेवल काम करना शुरू करता है, जिसको बोलते हैं चिंतन। जब व्यक्ति के सामने समस्या आती है और वह उसका समाधान करना चाहता है, तो उसके समाधान के लिए बौद्धिक, मानसिक, आंतरिक प्रक्रिया जो उस समस्या को समाधान की ओर लेकर जाती है, उसे कहते हैं चिंतन, उसे कहते हैं थिंकिंग। तो यह अंतिम लेवल पर विकसित हुए साथियों, उसको बोलते हैं थिंकिंग लेवल। कौन सा? थिंकिंग लेवल कहते हैं। ये तीनों लेवल जब तक किसी व्यक्ति में किसी कंटेंट को लेकर, विषय वस्तु को लेकर विकसित नहीं होते हैं, तब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सिंपल सी बात है। आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं, सीडीपी के नोट्स पूरे के पूरे आपको याद हैं, आपका कोई दोस्त आपसे पूछता है, आप सारे बता देते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस में है कि मुझे कहीं से भी पूछो मैं सारे सही कर दूंगा। लेकिन साथियों ये गलतफहमी है, अभी आप केवल इस पहले लेवल में ही हो, जिसका नाम है केवल स्मृति लेवल। आप अभी सिर्फ पहले लेवल में हो, पूरे नोट्स आपको याद है तो भी पहले ही लेवल में हो। इन नोट्स को याद करने के साथ आपकी समझ भी बननी चाहिए। समझ बनने का मतलब क्या? इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्न जिनकी लैंग्वेज बदल जाए, कोई एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए, इनमें डिफरेंस कर लिया जाए, तथ्यों को मिलान करने संबंधी कोई बात हो, तो यह आपका स्तर होता है अंडरस्टैंडिंग, जहां पर आप समझ पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और सबसे अंत में विकसित होता है समझ बनने के बाद तीसरा लेवल, जिसको बोलते हैं चिंतन लेवल, थिंकिंग लेवल, जहां पर कोई भी अमूर्त समस्या आपको मिल जाती है और उस समस्या से जुड़े हुए तथ्यों को आप आसानी से खोज सकते हैं, तो वह कहलाता है चिंतन लेवल। जब तक रीट में आप इस लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक सिलेक्शन आसान नहीं होता है। इसलिए सीखने के दौरान चीज़ों को याद तो करना ही है, याद करने के बाद उनको समझना भी है, अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है, और उसके बाद उनसे जुड़ी हुई थिंकिंग को भी विकसित करना है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जाए घुमा फिरा के, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल, ये सिचुएशन, ये कंडीशन उस नियम से या उस तथ्य से जुड़ी हुई है, तो वो कहलाता है स्मृति लेवल। तो ये है साथियों लेवल जो शिक्षण के स्तरों के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा दिया कि तीनों चीजें होती क्या है, लेकिन इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ इन नामों को ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथियों नंबर 4 चौथा है शासन व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण का वर्गीकरण। 3 हमने पीछे पढ़े, ये चौथी कैटेगरी है। शासन व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? हम समाज में रहते हैं, समूह में रहते हैं, जहां भी कोई समाज है, समूह है, वहां जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था किसी न किसी शासन पर आधारित होती है। जैसे मैं बड़े लेवल पर आपको समझाऊं तो भारत में शासन प्रजातांत्रिक है। हम किसी देश में जाएं जहां राजशाही है तो वहां राजतंत्र है, कहीं उद्योगपति रहते हैं तो वहां पर जो है कोई दूसरा तरीका है शासन का। तो बड़े लेवल पे भी शासन की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे ही कक्षा कक्ष में जहां पर शिक्षण की प्रक्रिया संचालित हो रही हैं, वहां पर किस तरह का शासन है, किस तरह से चीजों को डिलीवर किया जा रहा है, किस तरह का सिस्टम है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उन्हें कहते हैं शासन। हो सकता है किसी कक्षा में, जो कक्षा कक्ष है वहां 20 बच्चे बैठे हुए हैं, शिक्षक उनको पढ़ा रहा है, हो सकता है वहां पर केवल शिक्षक ही मुख्य भूमिका में हो, बालकों का कोई रोल ही नहीं हो, वन वे प्रोसेस चल रहा हो, तो ये एक शासन व्यवस्था हो गई। आप अगले कमरे में जाते हैं, वहां क्या देखते हैं कि बालक भी आवाजें कर रहे हैं, बालक भी बोल रहे हैं, शिक्षक भी बोल रहा, सब आपस में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मिलके सीख रहे हैं।
तो यहां पर बालकों को भी मौका मिल रहा है और शिक्षक को भी मौका मिल रहा है, दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ये दूसरी व्यवस्था हो गई। आप तीसरे कमरे में जाते हैं जहां पर क्या देखते हैं कि शिक्षक एक तरफ बैठा हुआ देख रहा है, बालक अपने आप दिए हुए काम को कर रहे हैं, अपने आप ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं और अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त हैं। शिक्षक क्या करता है, जहां कहीं किसी को मदद की आवश्यकता होती है वहां उसकी मदद कर देता है और बाकी बस उनको देखता रहता है। यह भी एक व्यवस्था है। तो 3 आपने कक्षा कक्ष देखी जहां 3 तरह की व्यवस्थाएं देखी। साथियों, यह है यहां पर शिक्षण व्यवस्था से आशय। आप किसी भी स्कूल में जाके देखो, कक्षा 1 से लेकर 8 तक का स्कूल है, तो हर कक्षा में जाके देखेंगे तो अलग अलग तरीके की शासन व्यवस्था आपको मिलेगी। यह है शासन व्यवस्था का अर्थ यहां पर। तो देखो कौन सी भाई, 3 तरह की। पहली, एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था, नाम से ही क्लियर है। एक तंत्रात्मक का मतलब जहां पर मोनोपोली होती है, ऑटोक्रेटिव टीचिंग बोलते हैं इसको। क्या होता है यहां पर, शिक्षक जो है वो मुख्य भूमिका में होता है और शिक्षार्थी गौण भूमिका में होता है। और ये किस पर आधारित है, परंपरागत सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखना। और इसमें क्या है, कार्य केंद्रित है। कार्य केंद्रित, सिर्फ कार्य को बल दिया जाता है, रिजल्ट पर बल दिया जाता है, बाकी प्रोसेस पर बल नहीं दिया जाता है। कार्य केंद्रित प्रक्रिया कहते हैं इसको, और यह परंपरागत तरीका है। अब दूसरी व्यवस्था कौन सी है, प्रजातंत्रात्मक, डेमोक्रेटिव टीचिंग। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वहां पर क्या होता है, शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों को महत्व दिया जाता है। शिक्षार्थी जो है वो प्रमुख होता है और शिक्षार्थी गौण होता है। तो शिक्षार्थी का स्थान प्रमुख हो गया और शिक्षक का स्थान गौण हो गया। यहां शिक्षार्थी बाद में था, यहां शिक्षार्थी बाद में था और यहां कहां गया, यहां पर पहले आ गया। अब ये किस पर आधारित है, मानवीय संबंध व्यवस्था पर आधारित है। ये तो परंपरागत सिद्धांत था और मानवीय संबंध पर आधारित था, और ये कार्य पर केंद्रित था और ये संबंधों पर केंद्रित है, रिलेशंस पर केंद्रित है। जब तक संबंध अच्छे नहीं होंगे तब तक सीखने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। चलते हैं तीसरी व्यवस्था की ओर, जिसका नाम है हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था। हस्तक्षेप रहित का मतलब बालक स्वयं सीखता है, स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उसके सीखने के अपने तरीके होते हैं, अपना सिस्टम होता है। तो उसके सीखने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बालक को स्वयं सीखने के मौके देने चाहिए। ऐसी पद्धति कहलाती है हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था। बाल केंद्रित शिक्षण शिक्षा कहते हैं इसको, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। और यहां पर शिक्षक क्या है, शिक्षक मित्रवत व्यवहार करता है। वो सहयोगी के रूप में, सुविधा प्रदाता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है साथियों, यह आधुनिक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, आधुनिक व्यवस्था है जो कार्य और संबंध दोनों पर केंद्रित है। तो देखो इस अंतिम व्यवस्था में ये भी समाहित हैं, ये भी समाहित हैं। जो कार्य केंद्रित थी वो कार्य भी यहां पर आ गया, संबंध केंद्रित थी संबंध भी यहां पर आ गया। तो ये सबसे उत्तम तरीके की शिक्षण व्यवस्था हो गई। आपसे पूछें कि वर्तमान में कौन सी शिक्षण व्यवस्था विद्यालयों में अपनाई जा रही है, आप रीट में हैं, इसलिए कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 के संदर्भ में ही आंसर देना है, ध्यान रखिए। 11-12 के बारे में नहीं सोचना, आपको 10th के बारे में नहीं सोचना, कॉलेज के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आपका रीट में क्वेश्चन पूछने का आधार प्रारंभिक शिक्षा होगा। और प्रारंभिक शिक्षा में साथियों वर्तमान में हस्तक्षेप रहित शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। बाल केंद्रित प्रक्रियाओं को महत्व दिया जाता है, जहां पर संबंधों पर भी बल दिया जाता है और कार्यों पर भी बल दिया जाता है। तो साथियों ये हुए शिक्षण के 4 अलग अलग आधारों पर, दृष्टिकोणों पर शिक्षण के प्रकार। आगे चलते हैं जहां हम बात करेंगे शिक्षण के चरों के बारे में, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। साथियों शिक्षण के चरों की बात करें तो चर क्या है पहले वो समझते हैं। किसको कहते हैं वेरिएबल, चर क्या होते हैं। देखो चर का मतलब होता है किसी भी चीज में क्या क्या शामिल है, किन किन से मिलके बना है, कौन कौन से उसके अंग हैं, कौन कौन से उसके पार्ट हैं, कौन कौन से उसके आयाम हैं, इसको हम कह सकते हैं चर। ठीक है, वेरिएबल्स किन किन वेरिएबल से मिलके वो चलता है, दैट इज वेरिएबल। तो यहां पर 3 चर हैं, इसके 3 भागों में इसको बांटा है। पहला स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट, दूसरा आश्रित चर डिपेंडेंट, और तीसरा है साथियों मध्यस्थ चर इंटरवेनिंग। अब देखो आप ऐसे सिंपल सोच के देखो, जब कक्षा में आपने देखा तो क्लास में शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, आपने किसी क्लास में जाके देखा और वहां पर देखो कि पूरी कक्षा में स्वतंत्र कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, जो जैसी मर्जी आए वैसे काम कर सकता है,
उस व्यवहार, उस समाज से में अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन तो स्वतंत्र कौन हो गया, कौन मिलेगा आपको, शिक्षक। वो स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो गणित पढ़ाएं, वो चाहे तो हिंदी पढ़ाएं, वो चाहे तो सामाजिक पढ़ाएं। मान लो पहली क्लास है तो, और एक ही शिक्षक है तो उसकी मर्जी ना। अच्छा 8वीं क्लास है, अंग्रेजी का शिक्षक है, तो भी वो चाहे तो व्याख्या करके बताएं, चाहे तो ट्रांसलेशन करके बताएं, जैसे मर्जी आए वैसे तरीका अपना सकता है। तो स्वतंत्र कौन हुआ, शिक्षक स्वतंत्र हुआ। अच्छा जो शिक्षार्थी हैं, क्या वो अपनी मर्जी से जो चाहे जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं क्या, नहीं ना। तो वो किस पर निर्भर हो गए, शिक्षक पर निर्भर हो गए। तो स्वतंत्र हो गया शिक्षक और आश्रित हो गए शिक्षार्थी। अब इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, जो शिक्षक जो हैं, बालक जिस पर आश्रित हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्लासों में आप देखते हैं किताबें हैं, विषय वस्तु हैं, पाठ्यक्रम हैं, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण के टूल्स हैं, ये सब दोनों को जोड़ते हैं साथियों। तो 3 चर हैं। पहला कौन सा, स्वतंत्र चर, जो हमारा शिक्षक हो गया। शिक्षक क्या करता है, शिक्षण व्यवस्था का नियोजन करता है, प्लानिंग करता है। नियोजन का मतलब हो गया प्लानिंग करता है, और उसका संचालन करता है, एग्जीक्यूट करता है साथियों। संचालन, एग्जीक्यूट, उसको चलाता है। पहले योजना बनाएगा, फिर उसको कक्षा कक्षा में पढ़ाएगा, ये संचालन कहलाता है। ये काम हो गया शिक्षक का। दूसरा है आश्रित, जो डिपेंडेंट है। कौन, शिक्षार्थी शिक्षक के अनुरूप क्रियाशील होते हैं। जैसे शिक्षक चाहता है वैसे उन चीजों को पढ़ते हैं, इसलिए उसके अनुरूप हैं, इसलिए डिपेंडेंट हो गए। दोनों के बीच में कौन, मध्यस्थ चर। कौन कौन, पाठ्यक्रम, करिकुलम, शिक्षण सामग्री और प्रविधियां। शिक्षक जो है छात्रों के साथ अंतः क्रिया करता है, किसके माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से। तो दोनों के बीच में कौन, ये चीजें। हम यहां बात करें तो स्वतंत्र चर कौन, मैं, आश्रित चर कौन, आप, और दोनों के बीच में मध्यस्थ कौन, रीट का सिलेबस, सीडीपी, आज का टॉपिक, ये दोनों के बीच में है। तो ये हो गए तीनों चर। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब ये तीनों चर जो हैं ये क्या काम करते हैं, शिक्षक चर जो है, स्वतंत्र चर क्या काम करता है, आश्रित चर क्या काम करता है। तो 3 तरह के काम है साथियों चरों के। 3 तरह के काम है वेरिएबल्स के। पहला निदानात्मक कार्य, दूसरा उपचारात्मक कार्य, और तीसरा मूल्यांकन कार्य। देखो निदान का मतलब क्या होता है, निदान का मतलब होता है किसी भी समस्या के कारण को जानना, किसी भी समस्या के कारण को जानना होता है निदान। उपचार क्या होता है, जब आपने कारण को जान लिया तो उसका समाधान कर देना कहलाता है उपचार। मूल्यांकन क्या, कि जो काम आपने किया है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पूरा हुआ तो कितना हुआ, उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, इसको जांचकर मूल्य प्रदान कर देना कहलाता है मूल्यांकन। तो 3 चीजें होती हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित उद्देश्यों को लेकर जब शिक्षक बच्चों के साथ में काम करता है साथियों, तो काम करने के दौरान जो उसने सिखाया बच्चों को, तो सिखाने के दौरान क्या बच्चों ने पूरा सीख लिया, पूरा सीख लिया तो ठीक है, नहीं सीखा तो कितना नहीं सीखा, या फिर कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, जो नहीं सीखा उसमें क्या समस्याएं थी, क्या बाधाएं थी। इन सबको जानने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को शिक्षा शास्त्र में, पेडागोजी में कहा जाता है साथियों निदानात्मक कार्य, डायग्नोसिस या डायग्नोजिटिव वर्क्स, टास्क, फंक्शंस। दूसरा, अब जब आपने जान लिया है कि मेरे बच्चे को जब मैं सीडीबी पढ़ा रहा हूं तो बाकी तो समझ में आ गया, लेकिन शिक्षण के सिद्धांत इसके समझ में नहीं आए, सिद्धांतों में थोड़ी गड़बड़ है, तो मैंने शिक्षण के सिद्धांतों को दोबारा पढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, उपचारात्मक कार्य। फिर मैंने मूल्यांकन किया कि भाई जो मैंने दोबारा बताया ना उससे समझ में आया कि नहीं आया, पिछली बार वाला भी रिपीट किया, वो समझा कि नहीं समझा, कैसे पता लगेगा, मैंने टेस्ट ले लिया, मौके में कोई बातें पूछ ली तो उससे मुझे पता लग गया कि हाँ बच्चे ने ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ये कहलाता है मूल्यांकन कार्य। तो तीनों टास्क होते हैं, तीनों कार्य होते हैं जो शिक्षण के चरों के द्वारा किए जाते हैं या फिर शिक्षण प्रक्रिया में संचालित होते हैं, कैसे भी आप समझिए साथियों। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे साथियों जहां पर एक व्यक्ति हैं अमेरिका के बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम जो है वो शिकागो विश्वविद्यालय के हैं और उन्होंने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो 3 क्षेत्र होते हैं जिसकी मैंने पीछे बात की थी कि बालक को सिखाने के दौरान 3 क्षेत्रों में बदलाव आते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उन तीनों डोमेन्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिया
तीनों डोमेन्स को उन्होंने बताया और तीनों डोमेन्स को बताने के बाद, तीनों क्षेत्रों को बताने के बाद उन्होंने जो है ज्ञानात्मक क्षेत्र जो है, ज्ञानात्मक क्षेत्र में कुछ सब डोमेन भी दिए कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में कहां कहां कैसे कैसे बदलाव आते हैं, कैसे कैसे बालक के व्यवहार में बदलाव आते हैं, और उनको एक क्रम में भी निर्धारित किया सरल से कठिन की ओर। तो उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया में ब्लूम टैक्सोनॉमी करके एक कॉन्सेप्ट दिया जहां पर बालक में होने वाले समस्त परिवर्तनों की बात कही गई, डोमेन्स की बात कही गई, उन डोमेन्स के साथ सब डोमेन्स की बात कही गई। उसके अलावा इन सारे परिवर्तनों को कैसे जांचना है, कैसे परखना है, इसके लिए प्रश्न पत्रों को कैसे बनाना है, क्या उसकी डिजाइनिंग होगी, उस पर भी बेंजामिन ब्लूम ने कई सारा काम किया है साथियों। तो इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ थोड़ा सा एक परिचय चाहिए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दी। तो आपका आंसर हो गया ब्लूम टैक्सोनॉमी देने वाले कौन है? शिकागो विश्वविद्यालय के बेंजामिन एस ब्लूम, ये इनका नाम है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है? उन्होंने सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और इन उद्देश्यों का क्रम क्या है? सरल से कठिन की ओर है, निम्न से उच्च की ओर है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं ये तीनों क्षेत्र जो मैंने आपको कई बार समझाए हैं। हम अधिगम में भी समझे थे, अभी 15 मिनट पहले मैंने आपको समझाया। पहला कौन सा साथियों? ज्ञानात्मक क्षेत्र, कोग्निटिव पक्ष। दूसरा भावात्मक पक्ष। तीसरा मनोशारीरिक या फिर क्रियात्मक पक्ष। अब देखिए जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है, इस ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले क्या? ज्ञान, फिर बोध, फिर ज्ञानोपयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। इन सारे बिंदुओं पर बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन यहां रीट में इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछते। कभी व्याख्याता पढ़ेंगे तो मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में खूब डिटेल से बात करूंगा। अभी सिर्फ एक परिचय आप जान लो कि ज्ञानात्मक जो क्षेत्र है, ज्ञानात्मक क्षेत्र के सब डोमेन है ये 6। कितने हैं? 6। पहला है ज्ञान, मतलब नॉलेज, मैंने समझाया आपको नॉलेज। दूसरा है बोध, तीसरा है ज्ञानोपयोग कि जो आपने समझ लिया उसका कैसे उपयोग करेंगे, ये कहलाता है ज्ञानोपयोग। विश्लेषण, जो आपने सीखा उस पर विश्लेषण कैसे करेंगे। फिर संश्लेषण, चीजों को अलग अलग करना विश्लेषण होता है और अलग अलग चीजों को जोड़ लेना संश्लेषण होता है। मूल्यांकन, इवेल्युएशन, कि आपने कितना सीखा, कहां कमी रही, कहां गैप रहा, उसको जांचकर, परखकर और मूल्य निर्धारित कर देना कहलाता है मूल्यांकन। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष के 6 सब डोमेन हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, बस ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा साथियों भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन्स। अफेक्टिव डोमेन्स के भी यहां पर कितने बिंदु हैं? 5 बिंदु हैं। पहला है आग्रहण, मतलब रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब होता है सिखाने के दौरान जो बच्चा चीजों को सीखता है, रिसीव करता है, ये पहला बिंदु। अनुक्रिया, जो उसने सीखा उसका रेस्पॉन्स देता है, वो अनुक्रिया हो गई। अनमूल्यन, वैल्यूइंग, जो उसके मस्तिष्क में वैल्यूज बन रही है, मूल्य बन रहे हैं, वो हो गए। फिर हो गया प्रत्यक्षीकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कि चीजों को सीखने के दौरान बालक के मस्तिष्क में संप्रत्तियों का निर्माण होता है, ये संप्रत्ति हो गए। व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, पीछे पढ़ा था हमने जब जीन पियाजे पढ़े थे मानसिक विकास में, तब समझा था कि स्कीमा जो है उसका व्यवस्थापन होता है, उसमें समावेशन होता है। तो वही चीज है व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, जो अनुभव बच्चे ने प्राप्त किए उनको संगठनात्मक रूप से बालक मस्तिष्क में संगठित करता है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो बालक के व्यवहार में बदलाव आता है, चरित्र का निर्माण होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। यह है साथियों भावात्मक पक्ष। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का तीसरा पक्ष है मनोशारीरिक। दोनों चीजें हैं, मनो भी है और शारीरिक भी है, या फिर हम क्रियात्मक कहते हैं। उद्दीपन, इंपल्सन्स, उद्दीपन का मतलब होता है हम जो विभिन्न उद्दीपन व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, इंपल्सेस जो आते हैं वो। कार्यक्षमता, हमने जो सीखा उससे कार्यक्षमता में कितना बदलाव आया वो। कंट्रोल, एक बालक अपनी बॉडी में कितना कंट्रोल कर पाता है, मांसपेशियों के साथ मस्तिष्क का कितना कंट्रोल है, कितना कोऑर्डिनेशन है। समायोजन, कोरिलेशन, किस किस के बीच कोरिलेशन, मानसिक प्रक्रियाओं के बीच और शारीरिक गतिविधियों के बीच, बाहरी परिस्थितियों के बीच और जो क्रियाएं बालक के द्वारा हो रही हैं उनके बीच कोरिलेशन। स्वाभिकरण,
नेचुरलाइजेशन और नेक्स्ट है आदत का निर्माण। स्वाभाविकरण होता है ये जो चीजें सीखी हैं स्वभाव में किस तरीके से बन रही हैं, और जब इन सारी चीजों को बार बार किया जाता है तो चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं, और साथियों वह कहलाता है हैबिट फॉर्मेशन या फिर आदत का निर्माण। तो यह है ब्लूम की टेक्सोनोमी, जहां पर बालक के तीनों डोमेन्स में किस किस तरीके से चीजें बनी हुई हैं वो हमने समझी और जानी। चलते हैं साथियों आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण सूत्र देखिए, शिक्षण सूत्र का मतलब क्या है? बच्चों को सिखाने के दौरान एक शिक्षक कई सारी टेक्निक्स अपनाता है, कई सारे तरीके अपनाता है। ऐसे तरीके जो अपने आप में सिद्ध होते हैं, जिन्हें प्रमाणिक कहा जा सकता है, जिनको कहीं भी इस्तेमाल करें तो एक निर्धारित विषय वस्तु जो उनसे संबंध रखती हैं, कोई भी कंटेंट जो उनसे जुड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से परिणाम देगा, निश्चित रूप से अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। तो इस तरीके के तरीकों को, टूल्स को कहा जाता है शिक्षण सूत्र। सूत्र को समझिए आप, फॉर्मूले का मतलब होता है जहां वो लगेगा निश्चित रूप से पहले से निर्धारित परिणाम ही आएंगे, उसके अलावा कोई परिणाम नहीं आएंगे। जैसे गुणा है, आप साधारण ब्याज का सूत्र कहीं लगाते हैं तो अगर आपने नंबर्स को सही रखा है, प्रोसेस प्रॉपर की है, तो वही आंसर आएगा जो एग्जैक्ट होना चाहिए। तो ये सूत्र है, मतलब सिखाने की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में जहां इन टूल्स को हम काम में लेंगे, इन सूत्रों को काम में लेंगे, उसका एक निश्चित निर्धारित परिणाम पहले से पता है, इनको सिद्ध किया गया है, ये प्रमाणिक है साथियों। तो पहला सूत्र कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र में क्या होता है साथियों? यहां पर एक शिक्षक बच्चों को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए सिखाता है, यह कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चे जानते हैं उससे शुरू करता है और नहीं जानते उस तरफ आगे बढ़ता है। सरल से जटिल की ओर, जो चीजें सरल हैं उनको पहले बताया जाए और उससे फिर आगे कठिन की ओर सिखाया जाए, यह सूत्र कहलाता है सरल से कठिन की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो चीजें विशिष्ट होती हैं उनको बताकर, उनको समझाकर, उनकी व्याख्या करके उनको सामान्य बनाया जाए। जैसे इंग्लिश में पहले पार्ट को पढ़ा, फिर उसके मीनिंग्स को समझा, फिर उसकी व्याख्या करी, हिंदी अर्थ को जाना, तो जो चीज विशिष्ट थी बालक के लिए वो अब क्या हो गई? सामान्य हो गई। ये कहलाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरे पेड़ के बारे में बताया, फिर पेड़ के तने के बारे में, पत्तों के बारे में, फूलों के बारे में, ये पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरे शरीर के बारे में बताया, फिर शरीर के अंगों के बारे में, ये पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले चीजों को अलग अलग करके बताया, फिर वापस चीजों को जोड़कर बताया, ये कहलाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। फिर है आगमन से निगमन की ओर। पहले विभिन्न उदाहरणों के साथ बच्चों को सिखाया, फिर नियमों के साथ उदाहरणों को जोड़ के सिखाया, वो कहलाता है आगमन से निगमन की ओर। नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। पहले विभिन्न उदाहरणों से, विभिन्न सामान्य चीजों से, विभिन्न बातों से, तथ्यों से बच्चों का संप्रत्यय बनाया और फिर इन सबके साथ एक निश्चित संप्रत्यय की ओर गए, तो वो हो गया अनिश्चित से निश्चित की ओर। नेक्स्ट होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये आपने जीन पियाजे पढ़ा है, वहां भी समझा था। बालक के संज्ञान का विकास पहले मूर्त होता है, धीरे धीरे अमूर्त की ओर जाता है जब उसकी मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। तो पहले मूर्त चीजों के साथ सिखाया जाए और उससे अमूर्त संप्रतियों की ओर लेकर जाया जाए। जैसे आप पृथ्वी के बारे में सिखाना चाहते हैं तो ग्लोब जो मूर्त रूप में है उसको रखा, उससे बच्चों को जोड़ा और धीरे धीरे बिना ग्लोब के फिर आप ऐसे बातों बातों में ही चीजों को समझा देते हैं, वो कहलाता है मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट है अनुभव से विवेक की ओर। साथियों विवेक का मतलब होता है सही और गलत के बीच निर्णय करने की क्षमता। किससे आती हैं? अनुभव से आती हैं। हम जब लगातार सीखते हैं तो अनुभवों का सृजन होता है, अनुभवों का संगठन होता है और यह अनुभवों का संगठन चल के हमें विवेक विकसित करता है। अर्थात अभी आप रोज जो मेरे साथ सीख रहे हो, आप में अनुभव इकट्ठे हो रहे हैं और जब एग्जाम में आप रीट में लिखने बैठोगे तो चारों में से कौन सा सही है, यह है आपका विवेक।
कौन सा सही है कौन सा गलत है यह निर्धारित कर पाना कहलाता है विवेक। तो बच्चों में पहले अनुभव सर्जित किए जाते हैं और फिर धीरे धीरे अनुभव के माध्यम से विवेक का विकास किया जाता है। मनोविज्ञान से तर्क की ओर, मनोविज्ञान का मतलब होता है बालक की मानसिक शक्तियों को समझा जाए, मानसिक क्षमताओं को समझा जाए और उनको समझने के साथ, उनको विकसित करने के साथ धीरे धीरे बालक में तर्क विकसित किए जाए, लॉजिक विकसित किए जाए। यह सिखाने का सूत्र कहलाता है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। साथियों, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, आपसे सीधा पूछता है निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र है या फिर नहीं है। तो वहां पर इनमें से 4 होंगे, एक नहीं होगा, या फिर 1 होगा, 3 नहीं होंगे। अब वहां पर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई शब्दावली आ जाएगी, इनको आगे पीछे कर देंगे बस। जैसे मान लो लिखा अंश से पूर्ण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण उल्टा करके रख दिया, जो ही अपोजिट किया अब वो सूत्र नहीं है। ध्यान रखिए, शिक्षण विधि हो सकती है, उपागम हो सकता है, लेकिन शिक्षण सूत्र नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी गलती हमसे यहां पर होती है। तो जो चीज पहले है वो पहले होगी, जो बाद में है वो बाद में होगी। इस शब्दावली का सीक्वेंस यही रहेगा अगर शिक्षण सूत्र की बात आपसे की जाती है तो। पहला तरीका। दूसरा क्वेश्चन साथियों यहां से बनता है, कई बार एक सिचुएशन देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं और फिर पूछते हैं कि बालक को शिक्षक इस तरीके से पढ़ा रहा था, तो यह तरीका कौन से शिक्षण सूत्र से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। तो साथियों ये वे हमारे शिक्षण सूत्र। आगे चलते हैं शिक्षण आव्यूह की ओर, टीचिंग स्ट्रैटेजी की ओर। देखो क्या है शिक्षण आव्यूह। शिक्षण आव्यूह में शब्द को समझते हैं पहले। आव्यूह का मतलब होता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या, योजना बनाना, पहले से एक प्लानिंग करना कहलाता है स्ट्रैटेजी। जैसे मान लीजिए आप रीट में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपने पहले एक स्ट्रैटेजी बनाई है, आव्यूह बनाया है क्या, कि ये किताबें मुझे लेके आनी है, मुझे ऐप परचेस करना है, वहां से सीखना है, समझना है, फिर मुझे टेस्ट में ज्वाइन करना है, लगातार लाइव टेस्ट देना है, दूसरे टेस्ट भी देना है, ऐसे ऐसे करते 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 मेरी समझ बनेगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यह है आपकी स्ट्रैटेजी रीट में सिलेक्शन लेने के लिए। ऐसे ही एक शिक्षक जब कक्षा में जाता है बच्चों के सामने तो ऐसे ही नहीं उठे और चले गए, ऐसे नहीं होता है। स्कूल में कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पता है कि 8वीं कक्षा में मुझे आज क्या पढ़ाना है, 12वीं क्लास में मुझे क्या पढ़ाना है। जो विषय पढ़ाना है वो विषय उसको पता है, जो पाठ पढ़ाना है वो पाठ उसको पता है, और उस पाठ में क्या कंटेंट है, उस कंटेंट में से पहले क्या बताना है, फिर बाद में क्या बताना है, कौन सी TLM होगी, किस तरीके से वो बताएगा, कौन सी विधि काम में लेगा, कौन सा उपागम काम में लेगा। अगर एक बार एक तरीके से बच्चे ने नहीं सीखा तो दूसरा कौन सा तरीका काम में लेगा। तो ये समस्त कार्य योजना, समस्त प्लानिंग, समस्त नियोजन जो एक शिक्षक पहले कर लेता है उसे ही कहते हैं शिक्षण आव्यूह या फिर शिक्षण स्ट्रैटेजी। बहुत सिंपल सी बात है, देखते हैं क्या है। शिक्षण व्यूह रचना से तात्पर्य ऐसी व्यूह रचनाओं या रणनीतियों से है जिनके उपयोग द्वारा शिक्षकों को अपने शिक्षण या अनुदेशन उद्देश्यों की पूर्ति में उचित सहायता मिलती है। यह 2 प्रकार के होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति का मतलब क्या होगा साथियों, आप एक उद्देश्य को लेकर क्लास में जाते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति आपको कब होती है, जब आप जो सिखाना चाहते हैं वो बच्चों ने सीख लिया तो आपके उद्देश्य की पूर्ति हो गई। तो इस शिक्षक के द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक योजना बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है, व्यूह रचना तैयार की जाती है। जिस रणनीति के आधार पर वह उद्देश्यों की प्राप्ति करता है उसी को शिक्षा शास्त्र में, पेडागोजी में कहते हैं साथियों शिक्षण आव्यूह, शिक्षण व्यूह रचना है या फिर टीचिंग स्ट्रैटेजीज। 2 तरह की होती हैं ये, पहली प्रभुत्ववादी और दूसरी प्रजातांत्रिक। प्रभुत्ववादी वो जहां शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है और प्रजातांत्रिक वो जहां बालक मुख्य भूमिका में होता है। तो कुछ तरीके होते हैं जो शिक्षक केंद्रित होते हैं वो प्रभुत्ववादी, और दूसरे जो बाल केंद्रित होते हैं वो प्रजातांत्रिक तरीके कहलाते हैं साथियों। देखिए प्रभुत्ववादी जो है ऑटोक्रेटिक टीचिंग बोलते हैं इसको। शिक्षक व पाठ्यक्रम प्रधान होता है और बालक क्या होता है, इसमें गौण होता है बालक। अच्छा, शिक्षक सक्रिय होता है और शिक्षार्थी निष्क्रिय होता है, क्योंकि जो गौण है वो तो निष्क्रिय ही रहेगा ना।
ज्ञानात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता है, मतलब केवल रट्टा मारने पर, स्मृति पर जोर दिया जाता है, सिर्फ उद्देश्यों की पूर्ति पर जोर दिया जाता है। कंटेंट याद होना चाहिए कैसे भी हो, उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता है। दूसरा है प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह, डेमोक्रेटिक। प्रजातंत्र में सबको मौका मिलता है, तो बालक को भी मौका मिलेगा, और जब बालक को मौका मिलेगा तो ये प्रधान बन जाएगा भाई, और गौण कौन बन जाएगा? शिक्षक गौण हो जाएगा। अब जब प्रधान हो गया तो सक्रिय होगा कि निष्क्रिय होगा? तो यहां पर ये सक्रिय हो गया, शिक्षक जो बालक जो है वो सक्रिय हो जाता है। और ये चीज किसने कही हमें कि बालक की सक्रियता जरूरी है? बालक सक्रिय होगा तब संरचना बनेगी, तभी सीखेगा। ये बात हमें कही है मनोविज्ञान ने। जब तक सीखने की प्रक्रिया में साइकोलॉजी नहीं थी तब तक ये तरीके शिक्षक आधारित थे, पाठ्य वस्तु आधारित थे, भय युक्त कक्षाएं थी, अलग तरीके थे। लेकिन मनोविज्ञान ने कह दिया कि ऐसे नहीं सीखता, बालक को सीखने के लिए भय मुक्त चाहिए, बाल केंद्रित चाहिए, आसान और सरल रुचिपूर्ण तरीके चाहिए साथियों। इसलिए किस पर आधारित है? मनोविज्ञान पर आधारित है। पाठ्य वस्तु योग्यता व रुचि पर आधारित होती है। योग्यता का मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान दिया जाता है, बालक की रुचियों को महत्व दिया जाता है। कौन सी आयु में? प्रजातांत्रिक आयु में, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजीज में। इसके विपरीत पाठ्य वस्तु के ऊपर कहां जोर देते हैं? ये आपके ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रैटेजी में ध्यान देते हैं साथियों। तो ये हो गई दोनों तरह की हमारी स्ट्रैटेजीज। अब एक बार दोनों के से जुड़े हुए सीखने सिखाने के तरीकों को या शिक्षण विधियों पर नजर डालते हैं। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ताकि आपको पता रहे कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कौन सा आयु आप काम में ले रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी काम में ले रहे हैं साथियों। तो आपको ध्यान रखना है इन प्रजातांत्रिक शिक्षण आयु का। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो वो है जो आपको काम में नहीं लेनी, जिनको ज्यादा महत्व नहीं देना, आवश्यकता हो तो काम में लो, लेकिन प्राथमिकता नहीं देनी है। प्राथमिकता किसको देनी है? प्राथमिकता देनी है प्रजातांत्रिक शिक्षण आयु को। लेकिन एक बड़ी विसंगति है, जिस तरीके से आप और हम पढ़ के आए हैं, जिस तरीके से परंपरागत कक्ष हैं, जिस तरीके से परंपरागत तरीके थे, वहां कक्षाओं में इन्हीं को महत्व दिया जाता है। लेकिन एनसीएफ कहता है इनको महत्व नहीं देना, इनको महत्व देना है। तो दोनों के बीच डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रभुत्ववादी शिक्षण आयु की। देखो यहां पर पहला है इसमें भाषण देके सिखाना, आप जानते हैं, व्याख्यान लेक्चर मेथड, पाठ प्रदर्शन डिमोन्स्ट्रेशन करके पढ़ाना, अनुवर्ग शिक्षण ट्यूटोरियल बोलते हैं। ट्यूशन जो होती है ना, जहां एक शिक्षक 2-3 बच्चों के साथ या एक बच्चे के साथ व्यक्तिगत पढ़ाता है, वो कहलाता है ट्यूटोरियल। भूमिका निर्वहन रोल प्ले, जैसे झांसी की रानी का पाठ आप पढ़ा रहे हैं, एक बच्चे को कहा आप झांसी की रानी हो, एक बच्चे को कहा तुम तात्या टोपे हो। जहां तात्या टोपे के बोलने की बारी आए तो बच्चा बोलेगा, जहां झांसी की रानी का कोई स्टेटमेंट आए तो बच्ची बोलेगी। तो यह कहलाता है रोल प्ले, भूमिका निर्वहन। एक होता है अभिक्रमित अनुदेशन। आपने स्किनर पढ़ा था पीछे, स्किनर अधिगम में, तब मैंने कहा था अभिक्रमित अनुदेशन के जनक स्किनर हैं। इस अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? जहां पर सीखने सिखाने की सामग्री को पहले से इस तरीके से बना दिया जाता है कि बालक स्वयं उसमें काम करते हुए सीखे। तो यहां पर प्रभुत्ववादी क्यों हुई? क्योंकि बनाई किसने? शिक्षक ने बनाई, इसलिए यह भी प्रभुत्ववादी में आती है साथियों। तो ये हो गई प्रभुत्ववादी। अब बात करते हैं बाल केंद्रित, वर्तमान, आधुनिक या फिर प्रजातांत्रिक शिक्षण आयु की। तो इसमें पहला है प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी में बच्चे को उत्तर देने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए अन्वेषण, बच्चा खुद खोज करके सीखता है। योजना विधि, योजना प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और बच्चे उस पर काम करते हैं। समीक्षा रिव्यू हो गया। सामूहिक वाद विवाद डिबेट कंपटीशन हो गया। दत्त कार्य, असाइनमेंट देते हैं और बच्चे असाइनमेंट को घर से कर लेकर आते हैं। वार्तालाप, जहां किसी विषय पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। अनुकरणीय, कोई काम शिक्षक ने बताया और उसको शिक्षार्थी के द्वारा करवाया जाता है। ऐतिहासिक खोज, जहां पर हिस्ट्रिकल चीजों के साथ खोजने पर काम किया जाता है। कंप्यूटर पे भी बच्चे को खुद को काम करने के मौके दिए जाते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है भाई। मस्तिष्क उद्वेलन का मतलब होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब हो गया
ऐसा तरीका जहां पर बच्चों को मानसिक रूप से उत्तेजित करके, जगा के, सीखने के लिए तैयार करके सिखाया जाता है, वो कहलाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्वतंत्र अध्ययन, जहां बच्चों को फ्री पढ़ने के लिए मौके दिए जाते हैं। प्रदर्शन विहीन समूह, पथ प्रदर्शन है यहां पर, पथ प्रदर्शन मतलब बच्चों को बिना किसी शिक्षक की मदद के स्वतंत्र रूप से जहां काम करने के लिए कहा जाता है, वो कहलाता है पथ प्रदर्शन विहीन समूह। नेक्स्ट है साथियों गृह कार्य, होमवर्क। आप जानते ही हैं सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग बीएड में आपने किया होगा, दल शिक्षण जहां समूह में पढ़ाया जाता है। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो बाल केंद्रित हैं, राजतंत्रात्मक हैं, आधुनिक हैं, सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, जिनको काम में लेना चाहिए। दोनों को आपको ध्यान रखना है, बस ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों आगे चलें तो शिक्षण आयु से ही मिलता जुलता कंपोनेंट है शिक्षण के प्रतिमान, टीचिंग मॉडल्स। टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं? सेम सारी की सारी बातें जो शिक्षण आयु में लागू थी वो यहां पे लागू होती हैं। फर्क क्या है? शिक्षण आयु एक छोटी इकाई के रूप में है और टीचिंग मॉडल्स एक बड़ी इकाई के रूप में है। एक टीचिंग मॉडल में, एक शिक्षण प्रतिमान में कई तरह के शिक्षण आयु होते हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैं आपसे व्याख्यान विधि से पढ़ा रहा हूं, तो व्याख्यान से पढ़ाना क्या हो गया? व्याख्यान से पढ़ाना हो गया शिक्षण का प्रतिमान, टीचिंग मॉडल हो गया। अब उसमें कई तरीके में अप्लाई कर रहा हूं तो वो हो गई मेरी शिक्षण आयु। ये ध्यान रखना है, बस बाकी चीजें सेम सी हैं। देखिए शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण के लिए प्रयुक्त ऐसे प्रतिमान ब्लूप्रिंट या कार्य योजना का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके प्रयोग से एक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को ठीक प्रकार से संचालित करने में मदद मिलती है। तो ब्लूप्रिंट, कार्य योजना, जो पाठ योजना शिक्षक बनाता है, प्लानिंग करता है घर पे, कौन से टूल मुझे काम में लेने हैं, क्या क्या चीजें होंगी, उन सबको जहां इकट्ठा करके देखा जाता है वो कहलाता है शिक्षण का प्रतिमान। साथियों शिक्षण का प्रतिमान जो है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, उन्हें कहते हैं आधारभूत तत्व। तो शिक्षण प्रतिमान में सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसका उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है, फिर उसकी संरचना मुझे कैसे करनी है, किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा उसकी संरचना, फिर मैं उसको बच्चों के साथ कैसे डिलीवर करूंगा वो सामाजिक प्रणाली, क्योंकि सामाजिक में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आ गए, फिर उसमें क्या क्या चीजें मेरी मदद करेगी, कौन सी सहायक सामग्री होगी, किताब, चौक, डस्टर, ये सब क्या हो गया सहायक सामग्री। तो मान लीजिए आप बच्चों को विज्ञान विषय में रेस्पिरेशन पढ़ाने जा रहे हैं तो श्वसन प्रक्रिया के बारे में बच्चे जान पाएंगे, ये आपका उद्देश्य हो गया। आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या तरीका होगा, वो आपकी संरचना हो गई। बच्चों के साथ आपने किस तरीके से पढ़ाना है, वहां पर जो कक्ष में सिचुएशन बन रही है, व्यवहार बन रहा है, वो सामाजिक प्रणाली हो गया। कौन कौन सा टूल्स आपके पास में होंगे, किन किन चीजों की मदद से आप ये रेस्पिरेशन बच्चों को सिखाओगे, ये आपकी सहायक प्रणाली हो गई। आगे चलते हैं शिक्षण प्रतिमान के प्रकार, कौन कौन से मॉडल्स हैं टीचिंग के। साथियों पहला है दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान। दार्शनिक हो गया फिलोसफिकल टीचिंग मॉडल, जो परंपरागत था। जैसे हम गुरुकुल पद्धति की बात करें तो गुरुकुल पद्धति दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान पर आधारित थी। दूसरा है मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, जहां मनोविज्ञान को महत्व दिया जाता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, वो मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान कौन सा? जहां तकनीक का इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, मनोविज्ञान भी शामिल होता है, वो हो गया आधुनिक प्रतिमान। अभी आप लाइव मेरे साथ पढ़ रहे हो, कौन सा प्रतिमान? आधुनिक प्रतिमान। आप पहली दूसरी कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक बैठा हुआ है, बाल केंद्रित हैं, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखा जा रहा है, उनको पूरे मौके दिए जा रहे हैं, ऐसा ही कोई पद्धति से बच्चा सीख रहा है। कौन सा? मनोवैज्ञानिक प्रतिमान। आप कॉलेज में गए, बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर उनको पढ़ाई जा रहा है, वन वे चल रहा है, पढ़ाई जा रहा है, समझ में आए कि नहीं आए कोई लेना देना, बस पढ़ाई जा रहा है। कौन सा हो गया? दार्शनिक प्रतिमान हो गया। तो ये तीन तरह के टीचिंग मॉडल हैं साथियों, जिनको कहते हैं शिक्षण के प्रतिमान। अब तीन बिंदु हैं छोटे छोटे, जिनको सिर्फ आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि अनुभव शंकु किसने दिया तो आंसर होगा एडलर गेल। आपसे पूछे ऑडियो ट्यूटोरियल प्रणाली किसने दी तो आंसर होगा पोस्ट लिथवेट ने। आपसे पूछे व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली PSI किसने बनाई तो आंसर होगा फ्रेड एस केलर। अब ये क्या है, कैसे, इस पे आपको नहीं जाना, इतना डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको इनका नाम ध्यान रखना है।
तो साथियों ये हुआ हमारा आज का डिस्कशन, जहां पर मैंने आपसे चर्चा की शिक्षण प्रक्रिया के बारे में, शिक्षण प्रक्रिया की विशेषताओं के बारे में, शिक्षण प्रक्रिया में कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में, शिक्षण के चरों के बारे में, शिक्षण के चरों के कार्यों के बारे में। उसके बाद हमने देखा टीचिंग स्ट्रैटेजी को समझा, टीचिंग प्रतिमानों को समझा, इन सारी चीजों को समझा साथियों। अल्टीमेटली एक शिक्षक बनने के बाद आप जब कक्ष में खड़े होंगे, बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो क्या क्या चीजें हैं जो सबसे पहले आपके उस व्यवहार में बनेगी, उन सारी बातों को हमने जाना। बड़ा रिच कंटेंट है आपके सिलेबस का। यहां से हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ शिक्षण प्रक्रिया में से, टीचिंग प्रोसेस में से। निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यह मूल काम है आपका। इसीलिए सारी बातों को ठीक से समझें। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम बात करेंगे कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, आप जो चाहते हैं वो बच्चे सीख पाए या नहीं सीख पाए, इसके लिए क्या करेंगे, तो हम जानेंगे मापन, मूल्यांकन और आकलन के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।